फैमिली बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैरत। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन इस बार इनकम टैक्स करोड़पति किसी धन्ना सेठ के यहां छापा नहीं मार रहे हैं, बल्कि उन छोटे कारोबारियों के यहां छापेमारी कर रहे हैं जो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते या फिर उनका कारोबार कैश में है। पाल करके बैठे चैन से सो जाना, नींद आना, इससे बड़ा जीवन का सुख क्या होता है जी? ये इनकम टैक्स अफसरों का डर काहे का? ये सरकार का डर क्यों? ये स्थिति बदलने का सबसे बड़ा उपाय है 30 सितंबर के पहले जो भी है डिक्लेयर कर दो। आ गए इनकम टैक्स वाले। जी हाँ, इस वक्त देश के हर छोटे बड़े काम धंधे वाले को डर यही सता रहा है। काले धन का खुलासा करने वाली स्कीम 30 सितंबर को खत्म हो रही है और उससे पहले इनकम टैक्स विभाग कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहता। इनकम टैक्स विभाग ने न सिर्फ ज्वेलर्स, बिल्डर्स और कारोबारियों पर अपना शिकंजा कसा है, बल्कि वो आपकी कॉलोनी में चाट का ठेला लगाकर मोटी कमाई करने वाले तक से हिसाब किताब मांग रहे हैं। और ये किसी एक शहर की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश का किस्सा है। डॉक्टर, बिल्डर और मिठाई की दुकानें इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। इनकम टैक्स विभाग खासकर ऐसे लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जो कैश में कारोबार करते हैं। आईडीएस की सख्ती के लिए मुंबई में इनकम टैक्स विभाग ने घाटकोपर, अंधेरी और दक्षिण मुंबई के इलाकों में छापे मारे हैं। मुंबई के आसपास कुल 50 जगहों पर दुकानदारों पर छापे पड़े हैं। 70 से 80 हजार के टर्नओवर वालों के यहां छापे मारे गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी छोटे कारोबारी आयकर विभाग के रडार पर हैं। कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम की जैसे जैसे अंतिम तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कारोबारियों में काफी सारा रोष भी है और सरकार की ये मंशा ठीक है कि उनको कर लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि छोटे कारोबारी है उनके ऊपर अनाप शनाप नोटिस दी जाए। मुंबई की तरह अहमदाबाद में भी कुछ लोगों को नोटिस भी दिया गया है, जिनमें चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो सोल्ड के कुछ कारोबारी हो। इस वक्त हम ज्वेलरी बाजार में खड़े हैं। यहाँ वैसे भी ज्वेलर्स को इससे पहले भी कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और अब ये आईडीएस की भी बात है तो उसमें भी कहीं न कहीं ज्वेलर्स को कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सागर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 निजी नर्सिंग होम्स पर छापे की कार्रवाई की। आयकर को इन नर्सिंग होम्स की लंबे समय से टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी। सिवनी में भी आयकर विभाग की टीम ने 4 दुकानों पर छापेमारी की। आयकर विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि कहीं इन दुकानों में कोई टैक्स चोरी तो नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लहसुन के बड़े कारोबारी पन्नालाल, उदयलाल के संस्थानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के बाद मंडी के दूसरे कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया। बिलासपुर में इनकम टैक्स की 6 टीमों ने बीआर ग्वालानी और उनके पार्टनर के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। बिल्डिंग निर्माण सहित अन्य कारोबार में बड़ा नाम माने जाने वाले ग्वालानी ब्रदर्स के लिए सूर्या चैम्बर्स, बीआर ग्वालानी चैम्बर्स, आशीर्वाद बिल्डिंग, रामा इनक्लेव सहित अन्य ठिकानों पर आयकर की टीम ने कागजात खंगाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि छोटे कारोबारियों पर सख्ती की आखिरकार वजह क्या है। क्या आईटी डिपार्टमेंट दहशत फैलाकर अपनी आईडीएस स्कीम को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है? छोटों पर सितम, बड़ों पर करम। इनकम टैक्स विभाग की हालिया कार्रवाई को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा। एक तरफ विजय माल्या जैसे बड़े लोग खुले घूम रहे हैं, तो वहीं छोटे लोग यानी रेहड़ी वालों पर इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ रहे हैं। इस पूरे एक्शन के पीछे है वित्त मंत्रालय, जहां बैठे लोगों के इशारे पर ये सब हो रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे ही आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश पर अमल हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए रोजाना हर रीजन के अधिकारियों से पूरा अपडेट भी लिया जाता है। कितनी जगह सर्च, सर्वे या छापेमारी हुई और कितनी सफलता मिली, इसका असर भी दिखा। अप्रैल से लेकर अब तक पूरे देश भर में इनकम टैक्स अधिकारियों ने जितने छापे मारे या सर्च एंड सीजर किए, वो पिछले साल के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है।
इस दौरान करीब 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी हुई। लेकिन ये सरकार का असली मकसद नहीं है। असल मकसद ये है कि लोगों के बीच ये डर बनाया जाए और ये बताया जाए कि आपके बारे में हर जानकारी सरकार के पास है। अगर 30 सितंबर तक काले धन का खुलासा नहीं किया तो उनके पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में ये जो छापेमारी या फिर कहें सर्च एंड सीजर की कार्रवाई हो रही है, वो आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कई लोगों ने बताया कि छापेमारी के दौरान अगर मोटी रकम या फिर ठोस सबूत मिल जाते हैं तो उस शख्स पर दबाव भी डाला जाता है कि वो इनकम टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम के तहत इसका खुलासा कर दें। इससे एक फायदा ये होगा कि स्कीम खत्म होने के बाद सरकार ये दावा भी कर सकेगी कि इसके तहत बहुत ज्यादा रकम आई और स्कीम सफल रही। लेकिन सच्चाई ये है कि खुद चलकर स्कीम में खुलासा करने वालों की तादाद कम ही है। 30 सितंबर के बाद की कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग अलग स्रोत से काला धन रखने वालों की लिस्ट तैयार कर रहा है, जिसके लिए नॉन फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए रिटर्न फाइल न करने वालों का पता लगाया जा रहा है। एनुअल इनकम रिटर्न के जरिए बड़ी मात्रा में नगद अपने खाते में जमा करने वालों या फिर 30 लाख रुपए से ज्यादा की खरीद फरोख्त की जानकारी निकाली जा रही है। दूसरे देशों के साथ किए गए समझौते के तहत ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जो विदेश से मोटे कैश की लेन देन करते रहते हैं। होटल या रेस्टोरेंट का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा चुकाने वालों और विदेश दौरे पर 1 लाख रुपए से ज्यादा नकद में भुगतान करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। सरकार की यह पूरी कवायद 30 सितंबर के बाद कार्रवाई के रूप में सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम आईडीएस आखिरकार है क्या। 30 सितंबर तक अनडिस्क्लोज इनकम घोषित करने का लोगों को मौका मिल रहा है। घोषित इनकम पर 45% टैक्स पेनल्टी सरचार्ज लगेगा। घोषित इनकम पर 30% जो टैक्स रहेगा, 7.5% जो है वो पेनल्टी और सरचार्ज होगा। वहीं अनडिस्क्लोज इनकम के बारे में कोई भी पूछताछ किसी से भी नहीं की जाएगी जो भी अपना आईडीएस भरता है। 30 नवंबर तक टैक्स और पेनल्टी चुकाने की आपके पास सुविधा भी रहेगी। वहीं भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पर कोई भी छूट, किसी भी तरह की जो है वो छूट नहीं मिलेगी। 30 सितंबर के बाद पकड़े जाने पर सरकार जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकती है। वहीं 100% से लेकर 300% तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया। अगर आप 30 सितंबर के बाद पकड़े जाते हैं, इसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। तो यानी आपके ऊपर जो है वो इसका प्रावधान रखा गया है कि जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। इस बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग, 30 सितंबर से पहले अब छोटे कारोबारियों जैसे खाने पीने की दुकान वालों पर छापेमारी की जा रही है। मुंबई में आखिरकार कितने दुकानों पर छापेमारी हुई है और आयकर विभाग का क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि 30 सितंबर की जो तारीख है जैसे जैसे करीब आ रही है, तो उसी तरह से जो इनकम टैक्स अधिकारियों ने जो पिछले कुछ दिनों में छोटे व्यापारी है या जो ज्वेलरी शॉप्स है या स्टील मर्चेंट्स है, उनकी शॉप्स पे जो छापेमारी की थी। और उसके बाद में अगर केवल मैं मुंबई और मुंबई थाने और एमएमआर रीजन की बात करूं तो 50 से जो अधिक छापेमारी हुई है। वो जिस तरह से जो जलेबी शॉप्स है या फेमस वड़ा पाव शॉप्स है या जो खाने पाने की खान पीन की जो ईटरी शॉप्स है वहां पर हुई है। क्योंकि आयकर विभाग का मानना है कि ये जो शॉप्स होती है इनका पर डे जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा होता है। जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, प्रतिदिन की जो कमाई है इनकी काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई बिल नहीं दिया जाता है, रिसिप्ट नहीं दी जाती है और किसी तरह का कोई टैक्सेशन नंबर नहीं होता है। तो इसी का देखते हुए कई सारी जो इस तरह की ईटरी शॉप्स है वहां पर इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की है, छापेमारी की है। और आने वाले दिनों में और भी मुमकिन है 30 सितंबर से पहले कि इनकम टैक्स विभाग जो इस तरह की ऑपरेशन मॉडल में जो काम करती है, जिनका पर डे रेवेन्यू काफी ज्यादा है और पूरी तरह से अनडिस्क्लोज इनकम है, तो उसपे जो इनकम टैक्स विभाग है जो आने वाले दिनों में और भी कुछ छापेमारी कर सकता है। अनुराग, तो आने वाले वक्त में और भी छापेमारी हो सकती है। अनुराग, आयकर की इस कार्रवाई का आखिरकार आधार क्या है? किन संकेतों के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो छापेमारी की जिसमें छोटे दुकानदार, ज्वेलर्स या फिर जो ईटरी शॉप्स है उनके ऊपर ये छापेमारी की है, तो उसकी
बड़ा वजह ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर जो नाम है जिनकी जो आय है 10 लाख रुपए से ज्यादा है और उनके द्वारा जो दिया गया टैक्स है वो उतना नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने अगर किसी तरह की परचेज किया है, जैसा कि एक मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, एक जो दुकानदार था ईटरी शॉप्स का, उनके ऊपर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक स्कॉर्पियो व्हीकल खरीदा था और वो पूरा जो व्हीकल खरीदा था वो कैश पेमेंट के जरिए खरीदा था। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास जो लिस्ट थी उसमें उनका नाम था, तो उसको देखते हुए जो इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछताछ की थी। तो ये जो एक लिस्ट है आईटी विभाग के पास, जो लिस्ट है उनके पास दिल्ली से आई है और उस लिस्ट का बनाने का तरीका ये है कि जिन लोगों ने कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा किए, कैश में जो बड़े बड़े कुछ सौदे किए हैं या जिसमें गाड़ी खरीदी है या कुछ और इंपॉर्टेंट असेट खरीदी है, और इसी को देखते हुए जो है उन लोगों के ऊपर या फिर उन शॉप्स के ऊपर या उन कुछ चुनिंदा फर्म्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है और वो पूरी तरह से मुमकिन है कि 30 सितंबर तक ये जारी रहेगी और जो उसके परिणाम क्या होंगे और उसके क्या किस तरह से आगे बढ़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो तो जो आने वाले दिनों में है वही पता चलेगा। जी बिल्कुल अनुराग, तो आईडीएस की सख्ती जो है वो केवल बड़े कारोबारियों पर नहीं दिख रही है, छोटे पर भी दिख रही है। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Following the runaway success of Sensex Castle Term Season 3, Sea Business is back with its Pioneer Initiative. If you've got what it takes to be the market ace, join us and live the opportunity of a lifetime. The 4th edition of India's first derivatives reality show coming soon. Registrations open. Log on to cbusiness.com/SKS. SMS SULTAN 2 57575. सॉरी यार, मुझे लड्डू नहीं मिला। खास चीजें हो या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग जगहों पर रखने में ही समझदारी है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स या आपके पैसों को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट कर मार्केट के रिस्क को कम करते हैं। म्यूचुअल फंड, सेविंग का नया तरीका। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन हाथों ने प्यार दिया, जिन हाथों पे मेहंदी लगी, जिन हाथों ने ममता दी, उन्हीं पे अत्याचार हुआ। साधारण डिशवॉश टिकिया हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए पतंजलि डिशवॉश बार में है राख, नींबू और नीम, जो बर्तनों की चिकनाई मिटाए चुटकी में और हाथों को रखे नर्म और मुलायम। पतंजलि डिशवॉश बार, चिकनाई पे सख्त, हाथों पे नर्म। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं? अगर रुकेंगे मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। हनी मनी हनी हनी हो सकता है आपके हनी में पानी की मात्रा ज्यादा हो। डाबर हनी FSSAI के सारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है, क्योंकि डाबर हनी मतलब प्योरिटी गारंटीड। फिर सिर्फ मनी मत देखिए, अपने हनी पर भी ध्यान दीजिए। सेलिब्रेटिंग 30 years of good health, अब 250 grams हनी के साथ 50 grams फ्री। जब कोई Presenting the brand new Platinum Meteos, the most dependable sedan for your family. के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के कोझिकोड जाएंगे,
जहां बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की 3 दिनों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री यहां दीनदयाल उपाध्याय पर एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे। शाम 5 बजे कालीकट तट पर एक रैली को प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री रविवार को राष्ट्रीय परिषद बैठक के तीसरे और आखिरी दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री हाल ही में हुए उरी आतंकी हमले पर पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल भी सकते हैं। देश भर में जुटे बीजेपी नेताओं के मन में भी इस वक्त उरी हमला ही छाया हुआ है। बीजेपी ने माना कि उरी हमले के बाद पार्टी पर कार्यकर्ताओं का खासा दबाव है। राष्ट्रीय परिषद में बीजेपी ने बयान से ज्यादा कार्रवाई पर जोर की बात कही है। कल बैठक के पहले दिन भी उरी हमले का मुद्दा ही छाया रहा। कह सकते प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, और ये गलत भी होगा किसी को कोई बोले कि प्रधानमंत्री क्या बोलने वाले। मैं इतना ही कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर जो देश में ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर अपने विचार रखे हैं, और देश हित के बारे में उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर एक मार्गदर्शन भी दिया है। अब प्रधानमंत्री जी क्या आके कोझिकोड में बोलते हैं तो इस पे मैं गेस भी नहीं करूंगा। और वहीं एसएल ग्रुप के चैनल जी जिंदगी पर जल्द ही पाकिस्तान के सीरियल्स का प्रसारण बंद हो सकता है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने यूएन में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के रुख को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि जी जिंदगी से पाकिस्तान के सीरियल्स का कंटेंट हटाने पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि यूएन में नवाज शरीफ का भाषण दुर्भाग्यपूर्ण है। जी जिंदगी चैनल से पाकिस्तान का कंटेंट हटाने पर भी वो विचार कर रहे हैं और पाकिस्तान के कलाकारों को भारत से चले जाना चाहिए। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि भारत से पाकिस्तान के कलाकारों को चले जाना चाहिए। और वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दबाव नजर आने लगा है। सीमा पर भारत की आक्रामक चौकसी से पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से जलील हो रहा है उससे वो टेंशन में आ चुका है और अब राजनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को करारा वार किया जा रहा है। भारत ने इस वक्त पाकिस्तान को तीनों मोर्चे पर घेर लिया है। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ ऑलराउंड घेराबंदी कैसे की जा रही है। आंधी आए या तूफान आए, धूप हो या ठंड हो, कभी तपती धूप में चलकर देखना। इतना अलर्ट है अपने बॉर्डर पे कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैसे होती है हिफाजत मुल्क की। हम बॉर्डर पे 24 घंटे छाए रहते हैं। कभी सरहद पर चलकर देखना। घुसपैठ हो या स्मगलिंग हो, कोई भी हो, उसके ऊपर हम चारों तरफ से निगाह रहते हैं। हमारा मेन ड्यूटी है अपने सीमा की सुरक्षा करना। ये है जम्मू से लगी हुई भारत पाकिस्तान सीमा, जो पूरी देश की सरहद की तरह रेड अलर्ट पर है और यहाँ गश्त कर रहे बीएसएफ के जवान पूरी तरह तैयार हैं। ये वो इलाका है जहाँ से घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रही है। आजकल जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए हम सीमा पर एकदम अलर्ट और चौकस हैं। रात के समय हम पेट्रोलिंग और नाका के जरिए सीमा को, बॉर्डर को अपने देख रहे हैं और दिन के समय ओपी के द्वारा हम अपने एरिया को, पूरे अपने सीमा को अलर्ट कर रहे हैं, अपने एरिया को देख रहे हैं। सरहद पार पाकिस्तानी रेंजर्स की नीयत और गतिविधियों पर बराबर नजर है। शुक्रवार को ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लश्कर के आतंकी को जम्मू के अखनूर में गिरफ्तार किया है। सियालकोट का रहने वाला कांटों वाली बाढ़ को पार करने की कोशिश कर रहा था। बॉर्डर पे 24 घंटे निगरानी रखते हैं और जो भी पाकिस्तान की तरफ से हरकत होती है उसको हम नोट करते हैं और अपने सीनियर कमांडर को बताते हैं। ऐसी कोई हरकत होती है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। जाहिर है ऐसे हालात में जम्मू में 1200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी निगरानी आसान नहीं। यहाँ सर बरसात या मौसम में जाड़े, कोई भी सीजन, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी सीमा की, अपने देश की सुरक्षा करते हैं। बॉर्डर से चलते हैं उस मोर्चे पर
जहां पाकिस्तान इस वक्त सबसे बुरी मार झेल रहा है, बात संयुक्त राष्ट्र की। For us, terrorism is a primary concern. Diplomacy is the art of possible. अब इंतजार है सुषमा स्वराज का, जिनके शब्द बाण से ही पाकिस्तान ऐसा लहूलुहान होगा कि वार से पहले ही पाकिस्तान तड़पने लगा है। सुषमा स्वराज 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को उस हकीकत से वाकिफ कराएंगी जिन पर नवाज शरीफ ने पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की है। This is not a feature film in which I'm going to give you a trailer or a preview in advance. The whole world, the entire country is waiting to hear what External Affairs Minister has to say. उरी में आतंकी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र का महाधिवेशन वो मोर्चा है जहां पाकिस्तान को हर दूसरा देश अब तिरछी नजर से देख रहा है। Out of, if I say 130 have spoken or 131 have spoken, 130 have not referred to the primary issue that Pakistan has raised. भारत के आक्रामक रुख ने पाकिस्तान की छवि इतनी डुबो दी है कि नवाज शरीफ के 20 मिनट के भाषण का समर्थन करने वाला कोई नहीं, या कहें कि नवाज को संयुक्त राष्ट्र से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि अब पाकिस्तान के खिलाफ ही हवा बन चुकी है। Being all the bilateral meetings we've had, there has been a resonance and an immediate response on the tragic events in Uri, and the condolences have been conveyed in virtually every meeting that I have been. अब बात तीसरे मोर्चे की, जो पूरे भारत के मूड के हिसाब से तैयार हो रहा है। देश इस वक्त चाहता है कि उरी में हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जाए कि वो कश्मीर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखे। केरल के कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। ऐसे में सबकी नजर उन्हीं के तेवर पर होगी, लेकिन पार्टी के मुताबिक अब बात एक्शन पर होनी चाहिए, न कि बयानबाजी पर। न आपको केवल बयान ही चाहिए या एक्शन भी चाहिए? एक्शंस होते रहेंगे। बीजेपी की इस बैठक में पाकिस्तान पर कार्रवाई सबसे बड़ा मुद्दा है और पार्टी का कहना है कि सरकार ने 3 दिन में ही डिप्लोमेटिक मोर्चे पर पाकिस्तान पर दबाव बना दिया है। बहुत कुछ ऑलरेडी 3 दिन में हुआ है, स्पेशली डिप्लोमेटिक फ्रंट में काफी कुछ हुआ है और जो भी होगा होता ही रहेगा। बैठक में बीजेपी एक प्रस्ताव के जरिए पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग भी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कश्मीर पर यूएन में बेइज्जती करवा चुके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लंदन में उरी हमले की याद आ गई है। हालांकि यहां भी उन्होंने दुष्प्रचार ही किया और बेसिर पैर के आरोप लगाते हुए ये दावा तक कर डाला कि उरी हमला कश्मीर में भारत के जुल्म की प्रतिक्रिया है। नवाज शरीफ को उरी हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने के सबूत पर भी यकीन ही नहीं आ रहा। नवाज शरीफ का कहना है कि बिना किसी जांच के चंद घंटों में आखिरकार कैसे पाकिस्तान को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जो जुल्म ढाया है निहत्थे कश्मीरियों पर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीर में, वो मेरा ख्याल है कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया ने भी उसको देखा है। और जिस तरह से 108 बंदों को अब तक शहीद किया गया है, ये 108 की जो फिगर है ये कुछ 4-5 दिन पुरानी है। उसमें अगर कोई खुदा न खास्ता मजीद इजाफा हुआ तो वो आपको बेहतर मालूम होगा। और फिर 150 के लगभग लोग हैं जिनको ब्लाइंड कर दिया गया है और फिर कोई कुछ हजार हैं जो जख्मी हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बर्बरियत नहीं तो फिर क्या है। और उसकी बात तो वो करते नहीं है कि किस तरह से इतनी बर्बरियत और जुल्म जो है वो उठाया गया है। और उसका अब एक मंतकी नतीजा कुछ भी हो सकता है। ये जो अगर वहाँ पे कश्मीर में जो हमला हुआ है जिसके नतीजे में वहाँ फौजी जो है वो हिलाक हुए हैं, तो ये कश्मीरियों का भी एक रिएक्शन हो सकता है। तो एकदम जो ना वो इल्जाम धर देना 12 घंटों के अंदर अंदर
कि इसका पाकिस्तान जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। तो उरी हमले को लेकर एक बार फिर से शरीफ के नापाक बोल सामने आए और इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने एक गैर जिम्मेदार पूर्ण रवैया अपनाया था और बुरहान वानी को, जो कि आतंकी बुरहान वानी है, उसे युवा नेता ही करार दिया था। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।